राम राम सभी को। हम शुरू कर चुके हैं विजन आईएएस का तीसरा पेपर, जिसमें हमने 80 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम शुरू करेंगे 81 क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, उससे संबंधित आपको आंसर बताना है। ए ऑप्शन है, ऐसे आर्थिक मॉडल को कहते हैं जिसमें किसी उत्पाद की प्रत्येक उपयोग अवधि के अंत में संसाधनों की पुनर्प्राप्ति की जाती है और उसका पुनः प्रयोग किया जाता है। यही राइट आंसर बनता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है? एक ऐसा आर्थिक मॉडल है जिसमें किसी उत्पाद की प्रत्येक उपयोग अवधि के अंत में जिस संसाधन से वो उत्पाद बना है उसकी प्राप्ति हो जाती है और उसको दोबारा उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है। हमारा राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है 82 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा अथवा किसी राज्य विधानसभा का विघटन होने पर व्यपगत हो जाएगा या जाएंगे? अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है या राज्य विधानसभा का विघटन हो जाता है तो कौन कौन सी चीज़ खत्म हो जाएगी? पहला उपकथन है, राज्यसभा में पूर्व स्थापित और राज्यसभा द्वारा गठित संयुक्त समिति को संदर्भित किया गया विधेयक। अगर राज्य विधानसभा विघटित हो जाती है तो राज्यसभा में पूर्व स्थापित या राज्यसभा में गठित संयुक्त समिति को संदर्भित किया गया विधेयक समाप्त नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित और विधान परिषद में लंबित विधेयक ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद लोकसभा की संसदीय समिति के समक्ष लंबित विधेयक ये भी समाप्त हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा 2 और 3 बन जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में आपको कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, वह मंत्री परिषद द्वारा त्याग पत्र देने पर संवैधानिक रूप से त्याग देने के लिए बाध्य होता है। इसमें एक शब्द जोड़ा है कि संवैधानिक रूप से। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण शब्द है। अगर मंत्री परिषद त्याग पत्र दे देती है तो राज्य का महाधिवक्ता संवैधानिक रूप से त्याग पत्र देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर मैं इसको आपको बताऊं कि अनुच्छेद 165 में राज्य महाधिवक्ता का वर्णन है। कहने का मतलब क्या है? राज्य महाधिवक्ता संवैधानिक पद है। इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो योग्य व्यक्ति है उसको राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। कौन व्यक्ति योग्य होता है? जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के योग्य होता है। महाधिवक्ता के रूप में जो व्यक्ति नियुक्त होता है, यदि किसी व्यक्ति की योग्यता पर विचार किया जाता है तो प्रश्न केवल यह उत्पन्न होता है कि क्या वह अनुच्छेद 217 में निर्धारित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य है या नहीं। अर्थात जो व्यक्ति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य है वह राज्य महाधिवक्ता बन सकता है। हमारा दूसरा कथन क्या था? वह जिला स्तर से निचले न्यायालयों में उपस्थित नहीं हो सकता। ये भी बिल्कुल कथन है, क्योंकि जो राज्य महाधिवक्ता होता है राज्य के भीतर किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकता है। ये कथन हमारा गलत है। और मैं राज्य महाधिवक्ता के बारे में आपको बताता हूँ। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका कार्यकाल संविधान में नहीं दिया गया। जब तक राज्यपाल संतुष्ट है तो राज्य महाधिवक्ता अपने पद पर बना रह सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। राज्यसभा का सभापति निर्वाचित किया जाता है। राज्यसभा का सभापति निर्वाचित किया जाता है। आपको मैं बताता हूँ, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और उसको निर्वाचित करने के लिए सिर्फ 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा,
इन दोनों सदनों के सभी सदस्य, केवल इन दोनों सदनों के, लेकिन वो सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, वो राज्यसभा के सभापति या हम कह सकते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सहायक होते हैं। ये है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में तो लोकसभा और राज्यसभा मात्र यही दो सदन हैं जिनके सभी सदस्य निर्वाचित करने में सक्षम होते हैं। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें उसमें मात्र निर्वाचित सदस्य, एक होता है सभी सदस्य, एक होता है मात्र निर्वाचित सदस्य। उपराष्ट्रपति में तो सभी सदस्य केवल दो सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य, वो किसके सदस्य हैं? लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इसका राइट आंसर, अगर आपको कॉमन सेंस है तो आप सी को आंसर लगाएंगे। एक शब्द आया था सुर्खियों में, लिब्रा और मोनेरा, किससे संबंधित है? आपको याद रखना, लिब्रा और मोनेरा क्रिप्टो करेंसी शब्द न्यूज में आया था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाते हैं, आपको करने हैं। भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। इसे वरीयता क्रम में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के समान स्थान प्राप्त है। अगर मैं आपको बताऊं, मंत्रिमंडल सचिव की बात है, इसके बारे में, वह मंत्रिमंडलीय सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है, ये बिल्कुल कथन सही है। जो मंत्रिमंडलीय कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वो मंत्रिमंडलीय सचिवालय का प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख होता है। दूसरा कथन है, इसे वरीयता क्रम में कैग के समान स्थान प्राप्त है। ये कथन गलत है। क्यों गलत है? जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है या मंत्रिमंडलीय सचिव होता है, उसको जो वरीयता क्रम उसमें 11वां स्थान प्राप्त है। कौन सा स्थान प्राप्त है? 11वां स्थान प्राप्त है। वहीं कैग को 9वां स्थान भी कह सकते हैं हम इसको, या 9वां स्थान प्राप्त है। 9वां स्थान प्राप्त है, मतलब 9वें स्थान पर 2 सदस्य हैं, उनमें से एक कैग है। और कैग को मुख्य चुनाव आयुक्त और यूपीएससी का जो अध्यक्ष है उसके बराबर वरीयता क्रम में रखा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 87वां। जो नेशनल मिशन है ऑन नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उद्देश्य है प्रशिक्षित अनुवादक कर्मियों की कमी की पूर्ति हेतु स्कूली छात्रों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रशिक्षित करना है। इसकी घोषणा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई। आपको मैं बता देता हूँ, जो ये कार्यक्रम है वो इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्रालय द्वारा ही घोषणा की गई थी। तो ये दूसरा कथन तो हमारा बिल्कुल सही है। और इसके साथ साथ इस प्रोग्राम में, जो लैंग्वेज प्रोग्राम है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्रालय के साथ साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी सहायक है। पहला कथन क्या था कि इसमें प्रशिक्षित अनुवादक कर्मियों की कमी पूर्ति हेतु स्कूली छात्रों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रशिक्षित करना, ये गलत कथन है। क्योंकि इसका उद्देश्य है अवसरों और विज्ञान प्रौद्योगिकी की प्रगति को सभी के लिए सुलभ करना है। क्या उद्देश्य है इसका? विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति को सभी के लिए सुलभ बनाना है। जो ये मिशन शुरू किया था, इसका लक्ष्य क्या था? अंग्रेजी भाषा में जो उच्च स्तरीय विभाग हैं उनकी आवश्यकताओं में निहित जो अवरोध को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। जो यह मिशन शुरू किया था, ये मशीन और मानव अनुवाद के संयोजन का उपयोग करके किसी व्यक्ति की शिक्षण और शोध सामग्री तक पहुंच को द्विभाषी रूप से, अर्थात अंग्रेजी और उसकी स्थानीय भाषा में संभव बनाएगा। तो ये मिशन था जो इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रसारण मंत्रालय, प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
हमारा 88वां क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन से संशोधित अंततः स्थापित किए गए? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 13, अनुसूची 11 और भाग 9। आपको मैं बता देता हूँ, जो 73वां संविधान संशोधन था वो पंचायती राज से संबंधित था, वो भाग 9 से संबंधित था। तो 4 तो ऑप्शन हमारा वैसे ही आएगा, इसका अंदर एक एलिमिनेट हो जाता है। और अनुसूची 11 भी पंचायत से रिलेटेड है, ये भी आएगा। 3 और 4 तो आएंगे, ये 3 और 4 में हम तो इसमें सी और बी तो होगा ही, और उसके बाद ये एक और डी तो ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बच गया, अब देखते हैं 2। अगर भाग 13 देखें तो ये 73वें संविधान से संबंधित नहीं है, तो ये 2 को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा 3 और 4 होगा। भारतीय संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु निम्नलिखित साधनों में से किसका उपयोग किया जाता है? जो विधायिका होती है वो कार्यपालिका पर नियंत्रित करती है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? आधे घंटे की चर्चा का, बिल्कुल सही है। परामर्शदारी समितियाँ, इसके द्वारा नियंत्रण नहीं होता। संसदीय मंच, ये भी नियंत्रण के काम नहीं आता। प्रधानमंत्री से पर्सन, ये भी कार्यपालिका पर नियंत्रण करने के काम नहीं आता। तो हमारा इसमें राइट आंसर है ए, जो आधे घंटे की चर्चा होती है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कार्यपालिका से, मंत्रालय से, मंत्रिपरिषद से, जिसके प्रति वो जवाबदेह होते हैं। और इसके लिए जो आधे घंटे की चर्चा है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और उसके साथ साथ ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी, और जो संसदीय समिति है उनकी व्यवस्था भी। संसदीय समिति जवाबदेहिता को सुनिश्चित करती है, लेकिन जो परामर्शदारी समितियाँ होती हैं वो जवाबदेहिता को ज़्यादा महत्व नहीं देती। तो राइट आंसर हमारा मात्र ए, आपको याद रखना है। और आपको मैं संसदीय मंच के बारे में बता देता हूँ। जो संसदीय मंच होता है वो सदन के सदस्यों का एक ऐसा मंच होता है जहाँ वे संबंधित मंत्रियों, विशेषज्ञों और जो नोडल मंत्रालय के प्रमुख अधिकारियों के साथ देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार चर्चा करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में 2 कथन दिए हुए हैं, और कौन सा कथन सही है? जो यह शक्ति संसद की विधायी शक्तियों के समांतर और विस्तरण है। पहला कथन हमारा गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो संसद के समानांतर नहीं है, क्योंकि जब संसद सत्तर में नहीं होती राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है। पहला कथन हमारा गलत होता है। दूसरा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही अध्यादेश को वापस ले सकता है, ये कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की परामर्श पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है और उसको तभी वापस ले सकता है। हमारा 2 कथन सही है, जिसका राइट आंसर है बी। 91 क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम आता था रेजिलिएंट केरल प्रोग्राम, इसके ऊपर 2 विचार हैं। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति केरल की सुनम्यता को बढ़ाना। दूसरा, यह विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। दोनों कथन बिल्कुल सही है। ये केरल में जो प्राकृतिक आपदा है उसके लिए विश्व बैंक, केरल सरकार और भारत सरकार का एक संयुक्त प्रोग्राम था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन किन राज्यों को बागनों की प्रयोज्यता से पूर्णतः छूट प्रदान की गई है? 4 राज्य दिए हुए हैं, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो मैं आपको बता देता हूँ,
नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। 3 राज्य हैं, नागालैंड, एक मेघालय, एक मिजोरम। इनके ऊपर संविधान के भाग 9 का कोई भी प्रावधान लागू नहीं होता। तो इसका राइट आंसर ए ही होगा, क्योंकि मेघालय और मिजोरम ऑप्शन में नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मणिपुर के कुछ क्षेत्र इस प्रभाग के अंदर आते हैं, इस विषय के अंदर आते हैं। मणिपुर के कुछ क्षेत्र, न कि पूरी तरह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित। संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित हमारा कुछ क्वेश्चन है, किसी संसद के विशेषाधिकार और नागरिक के मूल अधिकारों के मध्य अगर किसी प्रकार का संघर्ष हो तो संसदीय विशेषाधिकार ज़्यादा प्रभावी अगर इनके बीच में संघर्ष हो जाता है तो संसदीय विशेषाधिकार प्रभावी होते हैं। ये बिल्कुल कथन गलत है, क्योंकि मूल अधिकार संविधान का भाग है, और अगर उनके बीच में विरोधाभास हो जाता है तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है, न कि संसदीय विशेषाधिकार को। पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है, संसद सदस्यों द्वारा विशेषाधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सदन उन्हें सदन से निलंबित और निष्कासित करने के रूप में दंडित कर सकता है। ये कथन सही है। अगर संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है तो सदन उस सदस्य को निलंबित भी कर सकता है और निष्कासित भी कर सकता है। तो दूसरा कथन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, निर्वाचन में मतदान हेतु गुप्त मतदान पद्धति अपनाई गई है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में गुप्त मतदान पद्धति होती है, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में खुली मतदान पद्धति होती है। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, इनमें से कोई नहीं नोटा संबंधी प्रावधान राष्ट्रपति के निर्वाचन पर लागू नहीं होता। ये भी सही है, क्योंकि जो नोटा का प्रावधान है वो आम चुनाव यानी MP, MLA, सरपंची में लागू होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, एक सामान्यकृत वरीयता प्रणाली के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए हुए हैं, उसको आपको बताना है। पहला कथन है, यह व्यापार द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था की समृद्धि हेतु विकासशील देशों की सहायता करने के लिए एक वरीयता क्रम है। दूसरा, यह विश्व व्यापार संगठन द्वारा आरंभ की गई प्रणाली है। वर्तमान में संयुक्त राज्य पहला कथन देखें तो बिल्कुल सही कथन है कि यह अर्थव्यवस्था की समृद्धि हेतु विकासशील देशों की मदद करता है प्रोग्राम। दूसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि यह WTO द्वारा आरंभ नहीं किया गया, बल्कि इसको UNCTAD द्वारा आरंभ किया गया है। तीसरा कथन है, वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रणाली को संचालित करने वाला एकमात्र देश है। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, जो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र नहीं है, बल्कि वर्तमान में 13 राष्ट्रीय योजनाएं UNCTAD सचिवालय से चल रही हैं, और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, आइसलैंड, कजाकिस्तान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, रूसी जो परिसंघ है, स्विट्जरलैंड, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रणाली को संचालित करने वाले देश हैं। तो हमारा देखते हैं, पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत है, तीसरा भी गलत है। तो मात्र ए आंसर इसका बन जाता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपयोग उपायों पर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों पर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सैन्य और राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय आयामों में बढ़ते सहयोग पर केंद्रित यह एशिया में एक बहुराष्ट्रीय मंच है। जो ये एशिया में सहभागिता विश्वास निर्माण उपायों पर सम्मेलन की बात है, तो एक ऐसा मंच है जो एशिया के लिए का बहुराष्ट्रीय मंच है। बिल्कुल सही कथन है पहला। और दूसरा है, CICA का सदस्य बनने के लिए किसी राष्ट्र के क्षेत्र का कम से कम एक भाग एशिया में स्थित होना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही कथन है। भारत और मध्य एशिया वार्ता CICA की एक पहल है। CICA की पहल है। ये भी कथन सही नहीं है। तो हमारा राइट आंसर बनता है 1 और 2। 2 कथन ही सही है, पहला और दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सभापति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन राज्यसभा के सभापतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वह राज्यसभा की सामान्य प्रयोजन समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं आएगा। दूसरा, वह राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक में स्पष्ट अशुद्धि को सही करने के लिए अधिकृत होता है। ये कथन भी सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं आएगा। तीसरा कथन, वह खुले मतदान के माध्यम से संसद के सभी सदस्यों से गठित निर्वाचन मंडल के द्वारा निर्वाचित होता है। ये कथन गलत है, इसलिए ये हमारा आंसर आएगा। तो आंसर इसका सी हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति होता है ये प्रत्यक्ष, जो राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति होता है वो सब राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष होता है। इसका निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित और निर्वाचक मंडल द्वारा गुप्त मतदान के से होता है, न कि खुले मतदान द्वारा होता है। तीसरा कथन हमारा सही बनता है, उसे राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो। ये कथन सही है, इसके मतलब ये आंसर नहीं आएगा। हमारा 99 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विवाद की जांच और निर्णय करने हेतु केवल उच्चतम न्यायालय अधिकृत है। पहला कथन क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर विवाद है
तो उससे संबंधित निर्णय है केवल उच्चतम न्यायालय अधिकृत है। पहला कथन ये था, बिल्कुल सही है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ही इससे संबंधित विवाद है उसको सही कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 50% से एक वोट अधिक प्राप्त करना आवश्यक है। ये बिल्कुल कथन सही है, दोनों कथन सही है जी।